चलते रहने का नाम जिंदगी है, रुकने का नाम निराशा है, हताशा है। वक्त के साथ समझौता किया, जज्बा था, जुनून था अपने अंदर आगे बढ़ने का, समाज को कुछ कर दिखाने का। मेरे उस बिस्तरे का सिरहाना, जिसको सिरहाना बोलते हैं, तकिया बोलते हैं, वो मेरी किताबें ही हुआ करती थी। पूरी रात जाग कर निकलती थी, जिसमें मेरा शायद 2 मिनट भी सोना नहीं होता था। कई बार लेट के पीठ सीधी करता था मैं, लेकिन सोना नहीं होता था। जब मैंने 74 पेज लगभग आधी किताब लिख दी, तो वो रात मैंने सेलिब्रेट की और मैं सोया उस रात को। नीड टू ब्रेक अ रिकॉर्ड। तो 47 का मैंने रिकॉर्ड बनाया। लगभग ये 6 से 7 इंच की जगह के 7 टुकड़े हो चुके थे। एलोपैथी कैन नॉट गिव यू क्योर, वो आपको कंट्रोल कर सकती है। पानी आगे से उछलकर पीछे निकल जा रहा है और मैं हेलोडेक के ऊपर बैठ के प्राणायाम कर रहा हूँ आराम से, ठीक है, अकेला आदमी शिप के अंदर। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वही लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जी हाँ, सुरेंद्र चतुर्वेदी का ये शेर आज के हमारे अतिथि के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठता है। आज के हमारे जो गेस्ट हैं डॉक्टर सुरेंद्र डोगरा जी, वो ना केवल 47 डिग्रियां प्राप्त करके अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवा चुके हैं, साथ ही साथ वो एक बेहतरीन पत्रकार भी रहे हैं। तो आइए सर का स्वागत करते हैं और गेस्ट इन न्यूज रूम में मैं हूं आपके साथ रीत वशिष्ठ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले तो आपसे ये सवाल रहेगा सर, आप किस पृष्ठभूमि से आते हैं और आपके परिवार में कौन कौन है सर? मैं एक निम्न मध्यम वर्ग परिवार जिसको आप बोल सकते हैं, उससे बिलोंग कर रहा था। और आपके नज़दीक मला अंबाड़ी में मेरे घर हैं। मेरे पिताजी एक आर्मी में सूबेदार थे और स्कूल में जो शिक्षा प्राप्त की उसमें एक बड़ी अच्छी बात बताई जाती है कि फैमिली इज़ एन इंस्टीट्यूशन। तो मुझे लगता है कि परिवार से बड़ी संस्था कोई हो नहीं सकती इस समाज में। और हमारा परिवार, हमारे माँ बाप, उन्होंने जो शिक्षा दी, जो संस्कार हमारे बीच बोए, उनको लेकर चल रहा हूँ। और सफलता की कुछ सीढ़ियाँ हासिल की, लेकिन इसकी कोई मंजिल मेरे को नहीं लगता होती है। तो चलते रहना यही ज़िंदगी है। सर आपकी शिक्षा कहाँ से हुई और कितनी हुई है सर? शिक्षा की अगर बेसिक शिक्षा की बात करें जी, तो एक जज्बा था अंदर, एक विज्ञान का युग था और शिक्षक ऐसे थे कि विज्ञान नहीं पढ़ा, साइंस नहीं पढ़ी तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। और सपने थे DRDO नासा के। +1 साइंस नगरोटा से की, +2 साइंस का मैं स्टूडेंट था। लेकिन भाग्य बोलें या दुर्भाग्य बोलें, जो कुछ ऊपर वाला करता है अच्छा ही करता है। अप्रैल में हमारे एग्ज़ाम थे और जनवरी में मेरी सिलेक्शन हो गई। तो पढ़ाई मेरी +2 डिसकंटिन्यू छोड़ के मुझे जाना पड़ा। बाकी की जो शिक्षा थी डॉक्टरेट तक की, वो मैंने बाद में अर्जित की। सर आप 18 साल की उम्र में भर्ती हो गए थे जी NDA में जी। तो उसके बाद सर जैसे 18 साल की उम्र में आप भर्ती हुए, उसके बाद आप अफसर रैंक तक गए, तो वो सफ़र आपका सर किस तरह से रहा? चलते रहने का नाम जिंदगी है, रुकने का नाम निराशा है, हताशा है। वक्त के साथ समझौता किया, जज्बा था, जुनून था अपने अंदर आगे बढ़ने का, समाज को कुछ कर दिखाने का। तो जिन लोगों की, मेरे साथियों की नौकरी लगी, वो कई लोग पिक्चर देखने में, घूमने फिरने में, अपना जो उनको थोड़ा बहुत समय मिलता था उसमें वो बिता देते थे, क्योंकि पैसा भी आया और माहौल भी मिला। लेकिन मुझे लगा कि मेरा सपना अधूरा है, अभी ये शुरुआत है, ये एंड नहीं है। जो आराम का समय मिलता था मैंने उसको, अपनी नींद को उड़ा दिया मैंने। तो मेरी नींद जो थी वो मेरी किताबों, पत्रिकाओं और उन सब में ही बीता करती थी। वही साथी थे। शेयर करना चाहूँगा आपके साथ कि मेरे उस बिस्तरे का सिरहाना, जिसको सिरहाना बोलते हैं, तकिया बोलते हैं, वो मेरी किताबें ही हुआ करती थी। तो
आप मतलब सर अपने इस मतलब जैसे सर ने हमें बताया कि अपनी जो पढ़ाई है उससे कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, बेशक उम्र आपकी कोई भी हो, पढ़ाई कभी नहीं छूटती है। तो सर उसी पे आगे मैं बात करूंगी, जैसे कि सर की 47 डिग्रियां हैं और उन्होंने कई तरह की डिग्रियां हासिल की हैं। तो सर जो आपकी 47 डिग्रियां हैं उसके बारे में बताएंगे, आपकी किस किस में वो आपकी डिग्रियां हासिल हैं? हाँ, याद करके ऐसे बताना जी। लगूं तो एक मुश्किल होगा, लेकिन इसको जो कुछ बोलें कि अहम हो सर। सबसे पहले तो जैसे +2 साइंस डिसकंटिन्यू था मैं, जी। तो जज्बा था लेकिन मुश्किल था, मुश्किल नहीं था, असंभव था। +2 साइंस जो था वो पत्राचार से करना असंभव था। जी। मुश्किल होता तो मैं कर लेता, लेकिन असंभव था, क्योंकि प्रैक्टिकल आदमी कॉरस्पॉन्डेंस उस समय पर नहीं दे सकता था। आजकल तो सुविधाएं हैं, जी। दे सकते हैं आदमी। देन मैंने आर्ट्स स्टार्ट किया। आर्ट्स में मैंने ग्रेजुएशन की हिमाचल यूनिवर्सिटी से, जी। प्राइवेटली। देन मद्रास यूनिवर्सिटी से सोचा था कि इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर डिग्री करूं। हिमाचल यूनिवर्सिटी हमारा हिमाचल जो था कॉरस्पॉन्डेंस के मामले में थोड़ा सा पीछे था, अभी तो बहुत सुधर चुका है। तो जो ग्रेजुएशन से माइग्रेशन करनी थी मद्रास यूनिवर्सिटी में, मैं लगभग पूरी तैयारी के साथ मास्टर डिग्री के एग्ज़ाम देने के लिए तैयार था, लेकिन मेरी माइग्रेशन नहीं हो पाई। और टेलीफोन, ये मोबाइल, ये ज़माना था नहीं। ईमेल वगैरह भी जाना तो कैफ़े में करना, और वो बड़ा मुश्किल काम था। मेरा 1 साल बर्बाद हो गया। फिर मैं जंप किया कहीं और, कुछ भी मिल जाए, मास्टर डिग्री करनी है। देन आई वेंट टू पांडिचेरी यूनिवर्सिटी। पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में मेरे को बिना माइग्रेशन के एडमिशन मिल गई। इंग्लिश में नहीं मिली, हिंदी में मिली, तो मैंने हिंदी साहित्य में वहाँ से मास्टर डिग्री की। देन हिंदी जब पकड़ लिया तो फिर एमफिल के लिए मदुराई कामराज यूनिवर्सिटी चला गया। जी। मदुराई कामराज यूनिवर्सिटी में ये तो एक साहित्य की लाइन हो गई। देन एक और था अंदर भीतर एक चीज़ की, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पढ़ने का। बाकी सब चीज़ें पढ़ता था, लेकिन आपको आश्चर्य होगा ये सुनकर कि एक आदमी जिसकी नौकरी लगी हुई है वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ क्यों पढ़ता है, रोज़गार समाचार क्यों पढ़ता है। मैं रोज़गार समाचार इसलिए पढ़ता था कि अपने आप को तोल सकूं समाज में। इस जो क्षेत्र है, परिक्षेत्र है, इसकी डिमांड क्या है, वो किस तरह के लोगों को किस लेवल पर आज ले रहे हैं। तो चाहे मैं नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम बाहर वाले लोगों के बराबर अपनी योग्यता को लाता रहूं और उसके काबिल कहीं ना कहीं बनाता चला जाऊं। तो मैंने एजुकेशन की फील्ड एक बनाई, एमफिल की मैंने हिंदी में। तो हमारा जो एमफिल का था सेशन, वो लास्ट सेशन था जिसमें विच वाज इक्वलेंट टू नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो लेक्चरशिप के लिए हमको रिटन एग्ज़ाम कोई पास करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। एक फील्ड मैंने कंप्लीट की। देन सर्विस के थ्रू मैंने डिप्लोमा किया एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। देन एडवांस बीएससी एरोनॉटिक्स किया। देन एडवांस डिप्लोमा इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी सर्विस के थ्रू मैंने किया। तो ये एक टेक्निकल फील्ड हो गई। जर्नलिज्म की बात करें तो एक वही जज्बा था एक कि कुछ करें, कुछ कर दिखाएं समाज को। तो डिप्लोमा जर्नलिज्म किया। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपके साथ शेयर करूं कि मैं लिखता था, और विजय निर्वाध जी के शेर उस टाइम पे छपा करते थे पंजाब केसरी में। अमित चोपड़ा जी से बड़ी बाद में दोस्ती हुई। तो मैं लिखता था, और लिखी हुई चीज़ें पहले चुरा कर लिखता था, किसी की चुरा ली, अपने नाम से लिख दी, ये स्वयं लिखित हैं, ऐसा भी किया। फिर खुद के लिखने शुरू किए, लेकिन शायद उनको स्तर पसंद नहीं आया होगा। और 5 रुपये का लिफाफा होता था, या शायद 2 रुपये का, और एक लिफाफा बीच में डालना पड़ता था। तो 15, 20, 25 दिन के बाद वो वापस आ जाता था, खेद सहित वापस आता था वो लिफाफा। और दुख होता था बहुत कि कहाँ कमी है, कोई बताए, लेकिन बताने वाला कोई था नहीं। इसी टाइम पे मैंने एक रीडर डाइजेस्ट पढ़ी, एक मैं भूल गया उस लेखक का नाम, लेकिन ही वॉज यूज टू कलेक्ट रिजेक्शन स्लिप्स। उसका शौक़ था कि रिजेक्शन स्लिप्स कलेक्ट करना, और मैंने भी अपना शौक़ बना लिया। और यू विल नॉट बिलीव, मैंने 100 के करीब रिजेक्शन स्लिप्स कलेक्ट की। शौक़ था कि चलो लिखो, चलो लिखो। इसी ड्यूरेशन में मैंने बैचलर जर्नलिज्म में आ गया।
जी। और जर्नलिज्म मेरी अभी हुई नहीं थी तब तक विजय सहगल जी से, दैनिक ट्रिब्यून से मेरे पास रिक्वेस्ट आ गई कि आप दमन में हैं तो दमन के बारे में कोई सुंदर सा लेख लिख कर भेजें। तो मैंने 1500 शब्दों में चित्रों के साथ लेख भेजा, जी। सिलेक्ट हुआ और रविवार ये दैनिक ट्रिब्यून के फ्रंट पेज पे हाफ पेज मेरा छपा। जी। तो छोटी छोटी कविताएं उससे पहले छपी थी, हिमाचल केसरी होती थी, एक बाणेश्वरी होती थी, एक मंडी से एक छपती थी, नाम मैं भूल गया उसे, हिमोत्कर्ष थी एक, उनमें छपी, लेकिन बड़ा आर्टिकल मेरा उसमें छपा। और एक और इसमें एक हास्य वाली बात थी कि स्कूल के टाइम में एक पत्रकारिता में आने की जो बात कहूँ मैं, हर किसी की सफलता के पीछे औरत का हाथ होता है, हाथ ही नहीं होता, कई बार लात भी होती है। मैंने हमारे स्कूल की एक पत्रिका छप रही थी और उस पत्रिका के लिए मैंने भी कुछ लिख कर दिया जी। और चोरी करके दिया, सीधी सी बात है, कहीं से चुराया, धर्मशाला कॉलेज की मैगजीन उठाई भागसू और उठा के अपने नाम से दे दिया। कुछ चीज़ें मन को चुभ जाती हैं। तो उसकी स्टूडेंट एडिटर जो थी एक लड़की थी और उसने जो व्यंग्य बाण मेरे ऊपर छोड़ा वो दिल के आर पार हो गया, कि आप स्तरीय नहीं हो, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए वगैरह वगैरह। उसके शब्द अच्छे नहीं थे। तो मन में एक टीस थी, एक प्रण लिया, एक मौन प्रण लिया कि जिसको बोलते हैं नॉवल रिवेंज, कि बदला लूँगा मैं, लेकिन एक सभ्य बदला लूँगा, कि एक वक्त आएगा जब मैं छपूँगा और छप के दिखाऊँगा तुझे, और तुझे मैं पढ़ाऊँगा नहीं, अखबार वाला तेरे घर पे फेंक के जाएगा और तुझे पढ़ना पड़ेगा। और वो वक्त आया, वो वक्त आया और मैं छपा। छपते छपते जब तक उसको पढ़ के मैंने दिखाना था कि मैं लिखता हूँ और स्तरीय लिखता हूँ, तब तक मैं लेखक बन चुका था। 100 रिजेक्शन स्लिप्स और ये सब करने के बाद मैं लेखक बन चुका था, अखबार उसके घर पहुँच चुकी थी। लेकिन उस मुकाम से पीछे हटना कोई मकसद नहीं था, वो आदत बन चुकी थी, वो मेरी दिनचर्या बन चुकी थी, मेरी हॉबी बन चुकी थी, मेरी आदत बन चुकी थी, मेरे खून में समा चुकी थी वो चीज़। मैं जब भी ट्रेन में सफ़र करता था तो कभी मैंने हिंदी का एक अखबार नहीं खरीदा, मैं एक ही दिन के 5-7 अखबार खरीद लेता था। लोग बेवकूफ़ बोलते थे, लेकिन उनकी अलग सोच है, मेरी अलग सोच है। 5 अखबार अगर मैं एक ही दिन के पढ़ता था तो 5 लेखकों के अलग अलग व्यूज़ एक ही समाचार के ऊपर या अलग अलग आर्टिकल मेरे को पढ़ने के लिए मिल जाते थे। ऐसे ही एक छोटा सा कॉलम मिला और उस कॉलम में नेशनल लेवल पे राइटर की सिलेक्शन हो रही थी जी। सोचा चलो ठीक है, आजमाया जाए। आजमाया, कोशिश की और कई स्टेप्स, लगभग 3 महीने सिलेक्शन में लगे और फाइनली आई गॉट सिलेक्टेड। और पुस्तक महल जिसका निशान एक उल्लू होता था, वो उल्लू मेरे दिमाग में समाया हुआ था, क्योंकि नज़दीकी बड़े मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके कोई किताब खरीदते थे और खारी बावली न्यू दिल्ली की पुस्तक महल की कोई किताब मिल जाती थी तो बड़े शौक़ से पढ़ते थे। और उस उल्लू वाली पत्रकार नहीं, बुक सदन ने, पुस्तक महल ने मेरे को नेशनल लेवल पे सिलेक्ट किया और मेरे को बोला कि आप किस टॉपिक पे बोल सकते हो, लिख सकते हो। तो मैंने कहा स्कूल में मैं डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट में, भाषण प्रतियोगिता में भाग लेता था, तो दिस इज़ द बेस्ट टॉपिक। मैं बोला ठीक है, सफल वक्ता एवं वाक प्रवीण कैसे बने, क्या आप लिख सकते हो? मैंने कहा लिख सकता हूँ, कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर वही सफ़र शुरू हुआ कि चैलेंज ले लिया, लेकिन स्तरीय लिखना है, रिजेक्ट ना हो, है ना। कंप्यूटर वगैरह तो बहुत कम मतलब लोगों के पास होते थे उस टाइम पे, टाइपिंग करवाना, और एक पेज को टाइप करवाने के लिए 17 रुपये देना किसी को, और वो भी मैं प्रोफेशनली टाइप नहीं कर रहा हूँ, हर चीज़ संभाल के करना। तो मैंने प्रण लिया और पूरा दिन मैं डेडिकेटली अपनी सर्विस को देता था कि कहीं कोई समझौता नहीं, कोई ये ना बोले कि ये आदमी काम नहीं करता है। और जो मेरी रात होती थी, 7:30 बजे के करीब मैं कॉफ़ी का एक वो भर लेता था, जार, नॉट जार, थर्मस भर लेता था, और रात मेरी पूरी जाग कर निकलती थी, पूरी रात जाग कर निकलती थी
हाँ, जिसमें मेरा शायद 2 मिनट भी सोना नहीं होता था। जी। कई बार लेट के पीठ सीधी करता था मैं, लेकिन सोना नहीं होता था। जब मैंने 74 पेज लगभग आधी किताब लिख दी तो वो रात मैंने सेलिब्रेट की और मैं सोया उस रात को। हाँ, अगले दिन से वही सफ़र स्टार्ट हुआ जी। और फिर मैंने अगले 74 पेज लिखे। ये शायद होगा 1-1.5 महीने का टाइम। आंखें लाल रहती थी, शायद नशा था वो एक। जी। हाँ, तो भेजा, छपी और मैं उस टाइम का छपने की मतलब एक खुशी ऐसी हुई कि मेहनत रंग लाई और मैं आई वॉज बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ इंडिया। 1.5 लाख प्रतियां हाथों हाथ बिक गई। और शिव खेरा उस टाइम पे होते थे जो बड़े धुरंधर होते थे, यू कैन विन और समथिंग उनकी किताब थी, और मेरा और शिव खेरा का इंटरव्यू एक साथ दैनिक जागरण में मेरठ से जी। छपा था एक अखबार में। तो ये एक खुशी थी, उपलब्धि थी। मेहनत का फल बोलो, जी। रस बोलो, जो भी बोलो, आता गया, है ना। तो पत्रकारिता हो गया। ऑल इंडिया रेडियो में मैंने काम किया, जी। ऑडिशन क्लियर किया ऑल इंडिया रेडियो से। तो पहले तो कंपेयरिंग करता था, छोटे मोटे प्रोग्राम बनाता था। बाद में सर्विस से इजाज़त मिल गई तो सर्विस से रिलेटेड प्रोग्राम मैंने, जी। जैसे हम फिशरमैन को प्रोटेक्ट करते हैं तो हमारी सर्विस और मछुआरे, इस तरह के कई प्रोग्राम हमने बनाने शुरू किए। किस तरह से हम एंजल्स एट सी बन के लोगों की मदद करते हैं, मेडिकल इवैक्यूएशन करते हैं, जो लोग डूब रहे हैं उनको उठाते हैं, जी। जिनका कोई नहीं होता समुद्र में हम उनको उठा लाते हैं। कोई धर्म जाति संप्रदाय हम नहीं देखते, बस डूबता देखते हैं और उसको उठा लाते हैं। तो ये सब था क्षेत्र। बाकी योगा एक और फील्ड थी, अभी शायद मुझे याद भी नहीं होगा मैंने कहाँ कहाँ अपने सिक्के आजमाए हैं। लेकिन इतना ज़रूर था कि माँ बाप का आशीर्वाद रहा, बड़ों का आशीर्वाद रहा, और जहाँ भी हाथ डाला सफलता मिली और मैं उसको सर्वोच्च श्रेणी, उच्च कोटि तक लेकर गया उन चीज़ों को। सर, आप बात करें सम्मान की तो आपको बहुत सारे सम्मान भी मिले हैं। कोई एक सम्माननीय मंच भी रहा होगा आपका जो आपका स्मरणीय है, तो आप उसके बारे में सर थोड़ा सा बताएं हमें। हाँ, सम्मान की जहाँ तक बात है, एक जब आदमी काम करता है तो एक सम्मान की भूख भी होती है। जी। और जब सम्मान मिलता है तो सीना और विस्तृत हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और आगे फिर काम करने का और उत्साह बढ़ जाता है, जोश बढ़ जाता है। तो कई सम्मान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मुझे मिले हैं। एक लिस्ट तो अभी बनाना मुश्किल होगा, लेकिन अगर मुख्य रूप से मैं कहूँ तो एक्यूप्रेशर में मेरे जो पेपर मैंने सबमिट किए थे उस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने मुझे गोल्ड मेडल से सम्मानित किया था कलकत्ता में। इंडियन बोर्ड ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन्स ने वो ऑर्गेनाइज़ करवाया था, और उसमें मुझे वहाँ के गवर्नर ने गोल्ड मेडल से सम्मानित किया था। डॉक्टरेट मेरी जो है वो भी एक सम्मानित डिग्री है, जिसके लिए मैंने रिसर्च वर्क किया लेकिन थीसिस नहीं लिखे, या थीसिस लिखे तो वो छोटे छोटे थीसिस थे जो समाज में बांट दिए, और यूएनओ के अधीन, यूएनओ और डब्ल्यूएचओ दोनों के अधीन उस संस्था ने उनको रिकॉग्नाइज़ किया और मुझे वो सम्मान दिया। तो सम्मान मिलने चाहिए, आने वाले लोगों को भी मिलने चाहिए, ताकि हम समाज में और दुगने चौगने जोश के साथ काम कर सकें। एक और भी लंबी लिस्ट है, लेकिन चलो, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी सर आपका नाम दर्ज है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, किसी ने ऐसे चलते चलते मेरे को बोल दिया कि दोस्त आप ये सब इकट्ठा करते जा रहे हो, आपने कभी गिने क्या? तो हकीकत थी कि मैंने नहीं गिने थे। और 47 का मैंने जब कम्युनिकेशन किया तो ये इतना आसान प्रोसेस नहीं होता, कोई मानता नहीं है इतनी आसानी से, तो मनाना पड़ता है, समझाना पड़ता है उनको, बड़ी बहस होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं, उन्होंने बोला कि 25 या 26 का रिकॉर्ड हमारे पास है। तो मैंने बोला इससे तो ज़्यादा है मेरे पास जी। तो जब मैंने इससे ज़्यादा बोला तो कितने ज़्यादा है, मैंने आप 26 बोल रहे हैं तो शायद 27 में कर दूंगा। तो उन्होंने फिर 1 महीने 1.5 महीने बाद रिप्लाई दिया कि 32 वाला हमारे पास है जी। तो मैंने फिर तब तक थोड़े से गिन लिए थे, मैं बोला 32 से भी ज़्यादा है मेरे पास। तो मैं आई एम प्रेजेंटिंग माई, बोला हम आपको अप्रिसिएशन दे देते हैं। मतलब आई नीड नॉट एनी अप्रिसिएशन, बहुत अप्रिसिएशन पड़े हुए हैं मेरे पास, आई नीड टू ब्रेक अ रिकॉर्ड। तो बोला आप प्रूफ दीजिए। फिर वो प्रूफ ढूंढने वाली बात के लिए फिर फाइलें, संदूक, बक्से खोजने पड़े। तो वो पहली बार मेरे को एहसास हुआ कि
आज तक तू करता ही चला गया और फाइलों में डालता चला गया, गिने ही नहीं आज तक। तो 47 का मैंने रिकॉर्ड बनाया, भेजे, टीम ने वो ढूंढे, शायद वेबसाइटों पे जाके उनकी सत्यापित किया होगा कि ये झूठ तो नहीं बोल रहा है, ऐसे प्रिंट करके तो नहीं भेज रहा है कहीं से, तो सत्यापित किया हो। 47 मैंने प्रूव कर दिए, लेकिन शायद इससे भी ज़्यादा मेरे पास हैं, जो अभी हिमाचल आया हूँ तो इकट्ठे करूँगा, और शायद मेरे को लग रहा है आधी सेंचुरी तो मैं बना चुका हूँ। होप सर कि ये 47 से भी ज़्यादा आ गया, आपकी दोबारा से लिंक उस बुक में जाए कि 47 नहीं, अब थोड़ी और बढ़ गई हैं उस चीज़ में। सर एक और चीज़, जैसे आपने बताया कि इतनी सब आपने डिग्रीज हासिल करी हैं, तो एक बहुआयामी व्यक्तित्व के लिए आपका सर अनुभव क्या कहता है, कैसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए एक व्यक्ति की? एक जज्बा, मैंने पहले ही बात की, जोश, जज्बा, हिम्मत, मेहनत, कंसिस्टेंसी, लगातार कोशिश करते रहना। रॉबर्ट ब्रूस की कहानी हमको पढ़ाई गई थी कि 8 बार हारा था और जंगल भाग गया, और मकड़ी ने, फिर उसने एक मकड़ी को देखा, वो मकड़ी ने शायद 9th अटेम्प्ट में पार कर गई थी। तो ऐसी प्रेरणादायक चीज़ें मिली समाज में, और आदमी को अपने जोश को बरकरार रखना चाहिए, जोश के साथ होश को नहीं खोना चाहिए। हम कहाँ हैं, किस समाज में हैं, हमारा समाज हमसे क्या उम्मीद करता है, हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो हमसे क्या उम्मीद करती हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी उम्मीदें क्या हैं। हम अगर उन सब से जुड़े रहेंगे, एक तादात्म्य, एक सामंजस्य बना के रखेंगे, तो मेरे ख्याल से हम कर सकते हैं। और योग प्राणायाम का तो फिर तड़का साथ में है ही। जब हम स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ समाज, स्वस्थ सोच, स्वस्थ ज्ञान हम समाज को दे सकेंगे, उपलब्धियाँ लोगों के साथ बांटते रहेंगे। योग में मैंने शुरुआत की बड़े छोटे से स्टेप से, सांस लेना छोड़ना, अनुलोम विलोम से सीखते चला गया, और एक ऐसा मैं योगाचार्य लेवल पतंजलि से अचीव किया। इंग्लिश में प्रिंसिपल योग टीचर बोलते हैं, हिंदी में योगाचार्य। तो एक वक्त ऐसा भी आया कि मैं बाबा रामदेव के साथ, बालकृष्ण जी के साथ कंधे से कंधा हमारा चिपकता था। वो पूछते थे कि अगला प्रोग्राम हम वहाँ पे करेंगे, क्या आप आओगे? तो सर्विस से छुट्टी लेना, मैनेज करना, और मैंने काफ़ी कुछ किया उनके साथ। लेकिन वो थोड़े से एक ऐसा समय आया जब बाबा जी एक खास पार्टी के साथ हो गए, पार्टी के साथ नहीं हुए लेकिन पार्टी के पक्ष में बोलना शुरू कर दिया, तो मेरे को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि अखबार में साथ में फ़ोटो छपना, तो फिर लोग बोलना शुरू कर देते हैं, अरे यार शायद ये भी उस पार्टी का हो। तो फिर मैं थोड़ा सा पीछे हटा, लेकिन अचीव किया मैंने वो सब। और उसको अचीव करने के बाद मैंने अपने तक नहीं रखा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, शायद कोई छूट भी गया हो, इन सब प्रदेशों में मैंने योगा शिविर लगाए। और जो लोग ऐसे थे जो जिनके पास सामर्थ्य नहीं था, दवाइयाँ नहीं ले सकते थे, किसी एनजीओ की मैंने मदद नहीं ली। मैंने अपनी जेब से, अपनी मेहनत की, जो खून पसीने की कमाई से जो मैंने पैसे इकट्ठे किए थे, उनसे मैंने उनको दवाइयाँ भी लेकर दी। जी, शायद उनको आप निःशुल्क भी वो सेवाएं दी हैं आपने वहाँ जाके, बिल्कुल सब जगह बिल्कुल निःशुल्क दी। तो सर जैसे सर ने बताया कि योगा करने से एक तो जीवन भी स्वस्थ रहता है, और साथ ही इन्होंने अपने योगा से ऐसी अन्य जगहों पर, अन्य जगहों के राज्यों पर भी उन्होंने सेवाएं दी हैं, तो वो भी निःशुल्क दी हैं। सर जैसे आपने योगासन की बात की, तो योगासन में जैसे आपने सेवाएं दी हैं, तो उसके पीछे कोई आपका जो गुरु रहा, जैसे आपकी स्टडी आपने कहा आपने लिखा, तो उसमें आपकी 100 प्रतियाँ ऐसी गई जो रिजेक्ट हुई हैं, उसके बाद आपने योगासन की तरफ अपना ध्यान दिया। तो इन सब चीज़ों को, इन सब डिग्रियों को हासिल करने के लिए कोई ऐसा गुरु जिसको आप मानते हैं, जो अभी तक आपके साथ है? माता पिता को आप इनका श्रेय देते हैं? माता पिता का ही आशीर्वाद रहा जी। हाँ, तो स्वास्थ्य आजकल क्या है, एलोपैथी हमारे समाज में ऐसी एक विकार बन के आ गई है कि जो बहुत कम लोगों को ये पता है कि इट इज़ एक्यूट मैनेजमेंट, इट इज़ एक्सीडेंटल मैनेजमेंट। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की हड्डी टूट जाती है, तो देयर इज़ नो डाउट वी हैव टू गो टू एलोपैथी, करना है हमको। लेकिन योग और प्राणायाम की ताकत के बारे में मैं बता रहा था कि
ये गूंगे की मिश्री है। जिस तरह गूंगा मिश्री का स्वाद ले लेता है और वो उसका बयान, उसका व्याख्यान नहीं कर पाता, मन ही मन वो आनंद लेता है लेकिन उस आनंद को बता नहीं पाता, तो अथाह है, ये शक्ति अथाह है। मैं अगर अपना उदाहरण दूं तो कोरोना के टाइम पे मेरा एक बहुत भयंकर एक एक्सीडेंट हो गया था। मैं हेलमेट पहन के रखा था तो भगवान ने मुझे बख्श दिया, नहीं गया मैं परलोक। शायद कुछ और काम करवाने बाकी थे मेरे से, लेकिन जो मेरा कंधा ज़मीन पर सड़क में टच हुआ तो लगभग ये 6 से 7 इंच की जगह के 7 टुकड़े हो चुके थे। मैं उठ के फिर खड़ा हो गया, अपनी बाइक उठाई एक हाथ से, लेकिन मेरे को लगा कि शायद मेरा बायां कंधा जा चुका है। मैंने बाइक धीरे से छोड़ दी और अपने दोस्त को फ़ोन करके इंटीमेट किया। हॉस्पिटल पहुंचा तो मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था, मेरा शरीर नहीं बोल रहा था कि इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका है। एक्सरे में कुछ पता चला, एमआरआई में पूरा क्लियर हो गई पिक्चर, और फिर थोड़ा सा मेरे को लगा कि यार इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट था मेरा कि 6 इंच की हड्डी के 7 टुकड़े, तो अंदर क्या हो गया होगा। डॉक्टर ने बोला बहुत मुश्किल है, आप हैंडीकैप हो चुके हो एक तरह से, और कोशिश करेंगे हम, हो सकता है मेटल के कुछ पार्ट डालने पड़े अंदर। तो बोन के तो मेटल के पार्ट नहीं डालने पड़े, लेकिन दरवाजे के जो स्क्रू नट बोल्ट होते हैं उससे लंबे, वो तो बेहोशी में डाले गए, लेकिन उससे लंबे नट बोल्ट जो थे वो अंदर डाले गए, और डॉक्टर ने बोला कि ये ताउम्र आपके शरीर में रहेंगे और आपको थोड़ा बहुत तंग भी करते रहेंगे। बैडमिंटन की जो तार होती है वैसी तार से यहाँ से खूंटियाँ लगाकर मसल को खींचा गया था और ऊपर खूंटियों से उसको बांधा गया था। तो मैं एक तरह से हैंडीकैप हो चुका था। मैंने, ये सिर्फ प्राणायाम की ताकत है, योग तो मैं कर नहीं पा रहा था, लेकिन प्राणायाम में इतनी ज़बरदस्त, इतनी अथाह शक्ति है कि उस प्राणायाम ने मेरी बोन को न केवल नॉर्मल किया बल्कि इतना जल्दी और इतना ज़बरदस्त हील किया कि जब डॉक्टर ने मेरा बोन डेंसिटी टेस्ट किया तो बोला कि आपका, मैं लगभग 45 साल की उम्र में, 46 साल की उम्र में था, और डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपकी जो क्योर हुई है वो जो 18-20 साल का बच्चे की बोन की जो ग्रोथ होती है वैसी ग्रोथ हुई है। तो मैंने सरेंडर कर दिया, उनके सामने बहस करना बेकार था। एलोपैथी थी तो मैंने बोला कि ये डॉक्टर साहब आपकी ही दी हुई दवाइयाँ हैं और आपका मार्गदर्शन है। तो बोला देखा, जो आदमी ढंग से करता है वो एकदम क्योर हो जाता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ प्राणायाम की ताकत थी जिसने आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और देख के कोई बता नहीं सकता है कि इसका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। एलोपैथी एक, मैं किसी पैथी का विरोधी नहीं हूँ, सबको अपना अपना काम करने का अधिकार है, लेकिन जो शिक्षा मैंने आयुर्वेद में अर्जित की उसके हिसाब से एलोपैथी कैन नॉट गिव यू क्योर, वो आपको कंट्रोल कर सकती है। आप मेरे को एक भी आदमी ऐसा नहीं बता सकते हैं जो पिछले 10 साल पहले बीपी की दवाई खा रहा था, आज वो बीपी से क्योर हो चुका है, छोड़ चुका है, या 10 साल पहले शुगर की दवाई खा रहा था, आज वो ठीक हो चुका है, शुगर उसको नहीं है। लेकिन आयुर्वेद में हमारे पास मेरी खुद की इतनी मोटी फाइल है जिसमें मैंने लोगों के फ़ोन नंबर, लोगों के इंटरव्यूज़ लिख रखे हैं, कोई उनसे कांटेक्ट कर सकता है डायरेक्ट, जो क्योर हो चुके हैं, जो बीमारियों को बिल्कुल छोड़ चुके हैं। तो एक सेवा भाव है, हम देश के लिए सेवा कर रहे हैं, और मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो कहीं ना कहीं से वो रिवर्ट बैक होके आता है, और जब हमारे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो वो अच्छाई हमारे ऊपर ऐसे बौछार करती है कि हमें समझ नहीं आता कि परमपिता परमात्मा तूने हमारी कैसे मदद कर दी। जी सर, बिल्कुल। ये परमात्मा की ही देन है जो आप इतनी सारी डिग्रीज़ के साथ आपने जगह जगह पे हर तरह की डिग्रियां आपने हासिल की है, ना सिर्फ पत्रकारिता में, आयुर्वेद में भी, कहीं आपने एक फ़िशिंग का भी बताया आपने सर शायद ना, वो उसके लिए भी आपने काफ़ी काम किया है। तो सर उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे जानना ये चाहूँगी कि जिस तरह से आपने योगाचार्य की बात की, अपने इस स्ट्रेस भरी दुनिया में एक योगासन भी बहुत ज़रूरी है। तो सर आपका इतना ज़्यादा पूरा परिश्रम और ये कठिन संघर्ष रहा, तो इसका आपके योगासन का जो असर रहा वो आपके करियर पर कितना रहा? बहुत ज़्यादा रहा। हैरानी होगी आपको ये जानकर कि
मेडिकल सर्विस में सभी सेवाओं में जी। केंद्र सरकार की जितनी भी सेवाएं हैं अधिकतर एलोपैथी के ही डॉक्टर जी। हैं वहाँ पर। और मेरे साथ एक कमांडर लेवल के एक डॉक्टर थे। जब उनको पता लगा, मेरे को सी सिकनेस बहुत ज़्यादा होती थी। जब मेरी पहली सेलिंग थी, मैं एविएशन से था और शिप में जाना था, तो मैंने बाकी टीम भेज दी और हेलीकॉप्टर में बैठ के मैंने सोचा कि चलो थोड़ा टाइम तो मिल जाए ग्राउंड पे। मैंने शिप चला गया उधर से और मैंने हेलीकॉप्टर में बैठ के जाके सी में उतरना था जी। दूसरी टीम के साथ। तो सी में उतरा मैं जाके, और हेलीकॉप्टर का रोटर जो है डिस्क, जी। वो कट होने से पहले, मतलब कितने लगते होंगे, शायद 3-3.5 हाँ मिनट। जी, बिल्कुल। ये 3-4 मिनट जब तक वो रोटर स्टॉप हुआ जी। तब तक मैं टॉयलेट में जाके उल्टी मार के आ चुका था वापस। हाँ, मतलब इतनी सिकनेस जी। मेरे को उतने से टाइम में हुई। और आंखें मेरी फूल के इतनी बड़ी, उल्टी जब मारता आदमी तो आंखें जी, इतनी जी, बड़ी बड़ी हो गई, सिर चकरा रहा है, शिप पूरा ऐसे से हिल रहा है, ऐसे भी हिल रहा है और ऐसे भी हिल रहा है। तो पेट के अंदर मतलब नहीं भी खाया हुआ तो भी उछल रहा है वो जी। ऊपर को। हाँ, अभी क्या है, ज़िंदगी मौत का सवाल है। मम्मी मम्मी पापा पापा तो कर नहीं सकते कि जी। बचा लो हमको। देश के लिए गए हुए हैं, देश सेवा में कूदे हुए हैं, झेलो। तो कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा। मैंने प्राणायाम स्टार्ट किया जी। और प्राणायाम ने मेरे को इतनी ताकत दी कि मैं बैठे बैठे शिप का आगे से समुद्र में अथाह पानी जी। है। ये जो सामने आप पहाड़ियाँ देखते हैं, जी। इतनी ऊंची पहाड़ियाँ पानी की खड़ी हो जाती हैं और इतनी ही गहराइयाँ, क्रेस्ट एंड ट्रफ बोलते हैं जिनको, इतनी ही गहराइयाँ पानी की पड़ भी जाती हैं। तो जो उछाल आता है वो समुद्र के शिप के ऊपर से भी निकल जाता है, और जो गहराई है उसके नीचे, उसके अंदर से शिप ऐसे भी चला जाता है। जी। तो एक ऐसा समय आया कि पानी आगे से उछलकर पीछे निकल जा रहा है जी। और मैं हेलोडेक के ऊपर बैठ के प्राणायाम कर रहा हूँ आराम से, ठीक है, जी। अकेला आदमी शिप के अंदर। तो जब डॉक्टर ने देखा यार इसके पास कैसी ताकत है, तो मैं उसको बोला कि 1 महीना पहले मेरी हालत बहुत ख़राब थी और मैं लग रहा था कि शायद मर जाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो विश्वास नहीं हुआ उसको, देखा उसने, फिर और 2-4 लोगों में बात फैली, तो लगभग हम 250 लोग थे जो सीनियर ऑफिसर थे। धीरे 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 करके वो सारे मेरे पास आना शुरू हो गए। तो मैंने उनकी प्राणायाम की क्लास लेनी शुरू कर दी और लगभग 3 साल मैंने शिप में बिताए। तो मेरे साथ जितने लोग आए जी। वो सब की सी सिकनेस बंद हो गई। तो ये केवल शिप की बात नहीं है, हमारा ऑक्सीजन लेवल जो है, हमारे जो लंग्स हैं, इट इज़ लाइक हनीकॉम कंस्ट्रक्शन है। इनकी कोष्टक बने हुए हैं और कोष्टक 3,20,000 के करीब हैं। अगर हम उनको यूज़ नहीं करेंगे, एक नॉर्मल आदमी 17% के करीब ऑक्सीजन लेता है और उसको यूज़ करता है, तो अगर हम उसको यूज़ नहीं करेंगे तो उसके अंदर कचरा भर जाएगा, और जब उसके अंदर कचरा भरेगा तो बाकी ऑर्गन्स को वो ख़राब करेगा। तो बाकी ऑर्गन्स खराब हो रहे हैं, सिस्टम खराब हो रहा है, डैमेज हो रहा है। जब हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम स्वस्थ समाज का भी निर्माण नहीं कर सकते। अड़ोसी पड़ोसी, समाज, सरकार सारे बेकार हो जाएंगे। जी। तो आपने अपने इस योगासन से आप खुद को ही नहीं, जो आपकी सिकनेस थी उससे आपने अपने टीम को भी जो था वो उस सिकनेस से उभारा है आप। बिल्कुल। सर, आपसे आखिरी आपसे ये सवाल करना चाहूँगी, जैसे आपने योगासन की बात करी है, तो आप हमारे दर्शकों को, आज के जो नौजवान पीढ़ी है जो पढ़ाई के दौर में स्ट्रेस लेती है या फिर नशे की तरफ जा रही है ज़्यादातर, तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखो, नशा तो एक बहुत गंदी लत है। गंदी लत नहीं बोल सकते, जो समाज में आजकल फैले हुए नशे हैं वो गलत है। नशा किसी भी चीज़ का हो सकता है। मैंने पढ़ाई का नशा किया, मैंने लेखन का नशा किया, मेरी आंखें लाल रहती थी जो किसी भी शराबी की रहती होंगी, तो वो भी एक नशा था। नशा किसी भी चीज़ का होता है। पॉजिटिविटी, सकारात्मकता अपने अंदर अगर लेकर आएँ, हमको समाज ने क्या दिया, हम समाज को क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दिया, हो सकता है कि कुछ नहीं दिया समाज ने, बुरा दिया, लेकिन हम ऐसा देकर जाएं कि आने वाली पीढ़ियां याद करें कि कोई था जिसने ये सब किया या करके छोड़ के चला गया। परमानेंट तो है नहीं। दिस इज़ अ टेम्पररी होम फॉर अस, दिस अर्थ इज़ अ टेम्पररी होम, है ना, प्लेनेट को हम बोल सकते हैं। तो जब तक जितना समय हम गुजारें हंसी खुशी से बिताएं, टेंशन फ्री बिताएं, और अगर हो सके तो जो मैंने सांस की बात की, सभी नौजवानों से मेरा आग्रह है कि थोड़ा सा समय प्राणायाम के लिए दें,
योग करें, प्राणायाम करें, स्वस्थ रहें, योगी बने, निरोगी बने। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे गेस्ट इन न्यूज़ रूम में आज पधारने के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुरेंद्र डोगरा जी, जिन्होंने बताया अपने योगासन के बारे में। योगासन से ना सिर्फ इन्होंने अपना बल्कि अपनी नेवी की टीम को भी आगे अग्रसर किया कि किस तरह से आप योगासन से एक अच्छा और स्वस्थ जीवन पा सकते हैं। साथ ही पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने 47 से ज़्यादा डिग्रीज हासिल करी हैं। और एक चीज़ रह गई थी कि जो ये गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं एक्यूप्रेशर में, तो इन्होंने आध्यात्म को भी जोड़ा है अपने साथ। तो आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। अब तब तक देखते रहिए फोकस हिमाचल। जय हिंद, जय हिमाचल।